नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर है, जहां उन्होंने दीपावली से पहले बड़ी साजिश की आशंका जताई है। दूसरी बड़ी खबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक बैठक को लेकर है, जहां आरएसएस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का समर्थन किया है। तीसरी बड़ी खबर बीजेपी प्रत्याशी के वायरल वीडियो को लेकर है, जहां मंत्री विश्वास सारंग ने प्रत्याशी रामनिवास रावत का बचाव किया है। और चौथी बड़ी खबर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के भाजपा पर लगाए गए आरोपों को लेकर है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का आग्रह किया है, क्योंकि उनका दावा है कि कुछ असामाजिक तत्व आने वाले त्योहार के दौरान अशांति फैलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने दावा किया है कि दीपावली, काली पूजा और छठ समारोह के दौरान अशांति पैदा करने की साजिश रची जा रही है। एहतियात के तौर पर उन्होंने राज्य पुलिस से आग्रह किया है कि वे समारोह के दौरान ऐसा किसी भी कोशिश को विफल करने के लिए सतर्कता बढ़ा दें। सीएम ममता ने कहा कि काली पूजा आने वाली है। पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स को खुफिया जानकारी जुटाकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में कोई विस्फोट ना हो। बंगाल में सांप्रदायिक दंगे भड़काने और हिंसा पैदा करने की साजिश रची जा रही है, जिसे रोकना चाहिए। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर आलोक सोती जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आलोक जी, जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उनकी राज्य में ही जो असामाजिक तत्व हैं वह साजिश प्लान कर रहे हैं, और तो और आग्रह शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, जबकि वह मुख्यमंत्री खुद हैं। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? किसी भी राज्य हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, अगर इस प्रकार की जहां पे आप देखते हैं हिंदू त्योहार अगर बनाए जाते हैं तो सांप्रदायिक तनाव बना रहता है। ऐसे में जो राज्य सरकार है, जो राज्य की पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसको दुरुस्त करना चीफ मिनिस्टर का काम होता है। और ममता दीदी के पास होम मंत्रालय भी है, गृह मंत्रालय भी है, इसलिए पुलिस भी उनके अधीन आती है। ऐसे सूरत हाल में उनके द्वारा इस प्रकार को पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सराहनीय है, और इस तरीके की उनको व्यवस्था रखनी है और अच्छी बात है। आप देख रहे हैं कि छठ पूजा में भी काफी लोग बाहर से जो है वापस आते हैं, अपने घर आते हैं, बनाते हैं। काली पूजा का भी इस समय आ गया है, दिवाली का भी समय है, जिसमें आप देख रहे हैं कि पटाखेबाजी जगाए जाते हैं, जिससे जो है कुछ लोगों के द्वारा जो है या असामाजिक तत्वों के द्वारा एक तनावपूर्ण वातावरण पैदा किया जाता है। लेकिन उम्मीद है कि जिस तरीके से ममता दीदी ने एक्शन लिया है और एक और कठोर एक्शन लेंगी, जिसके द्वारा जो है पुलिस व्यवस्था दुरुस्त रहेगी और ये त्योहार सफलतापूर्वक मनाए जाएंगे। आलोक जी, पश्चिम बंगाल में ज्यादातर त्योहार हों या कोई या तो शोभा यात्रा निकाली जाए, ऐसे में लगातार वहां से हिंसा की खबरें लगातार निकलकर सामने आती रहती हैं। क्या जो साजिश की बात कही जा रही है, क्या एक ये अल्टीमेटम है कि जो लोग इसमें कोई खलल डालने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ भी इस तरह का एक्शन हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। जो सतर्कता है, सतर्कता बनाए रखनी पड़ती है, और उनका जो ILO होगा, जो कि लोकल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होगा, उससे भी उनको इनपुट्स मिल रही होगी। और आपने देखा है कि जिस तरीके का इलेक्शंस होता है, चाहे राज्य में हो चाहे उसके सीमावर्ती राज्यों में हो, तो ऐसी स्थिति में सांप्रदायिक तनाव बना रहता है। उस सांप्रदायिक तनाव के कारण ही आप देखते हैं कि काफी कुछ हिंसा होती है। इसमें असामाजिक तत्व जो हैं वो अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए इस तरीके का जो है सांप्रदायिक जो तनाव है उसको क्रिएट करते हैं, सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जो उनकी पुलिस व्यवस्था है, जो उनकी इंटेलिजेंस है, या जरूरत पड़ने पे जो केंद्रीय सरकार के पास जो पुलिस बल है उसको भी वो मांग कर सकती हैं, ताकि आने वाले समय में जो है इस प्रकार के तनाव से दूर रहा जाए। लेकिन आपने देखा था जिस तरीके से बंगाल के अंदर तनाव बना रहता है। अभी डॉक्टरों की आपने स्ट्राइक देखी थी, बड़ी लंबी चली थी, और इसके बाद भी आपने देखा था
कि एक संदेश खाली का भी एक हुआ था कांड, जिसमें भी काफी लंबा तनाव रहा था। तो कुल मिला के संवेदनशील इलाका तो है ही बंगाल, और उसमें अगर सांप्रदायिक तनाव अगर होता है, और हमेशा देखा जाता है कि ऐसे मौके पे आपको सांप्रदायिक तनाव देखने को मिलते हैं, ऐसे में सरकार द्वारा सतर्कता बनाए रखना, तत्परता बनाए रखना, कानून व्यवस्था को कठोरता से लागू करना, ये उनका प्रथम और परम कर्तव्य होता है। और हमें उम्मीद है कि ममता दीदी इस बार इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक बना ले जाएंगी, कानून व्यवस्था बनी रहेगी। आलोक जी, चूंकि बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल सटा हुआ है, ऐसे में जो बांग्लादेश में वर्तमान में घटित हो रहा है और अब ममता बनर्जी की ओर से जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं, इस पे बांग्लादेश का कितना असर है? देखिए, बांग्लादेश में जो होना था वो हो गया है। वहां से सीमा पार करके लोग यहाँ आना चाहते थे, जिनको रोका गया है। ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि उसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां पे आप देख रहे हैं कि जो डेमोग्राफी है, अगर उसमें चेंजेस हैं तो वहां पे सांप्रदायिक तनाव हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होना चाहिए कि जहां पे डेमोग्राफी में चेंजेस बहुत ज्यादा हैं, वहां पे उन जिलों पे पुलिस को ज्यादा सतर्कता रखनी चाहिए, और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज्यादा पुलिस बल का उपयोग करना चाहिए। और जो वहां के जो लोकल इंटेलिजेंस हैं, वो उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, और जरूरत पड़ने पे जो असामाजिक तत्व हैं, जो कि चिन्हित करके उनको पहले से भी हिरासत में लिया जा सकता है या उनको वार्निंग पे रखा जा सकता है। बिल्कुल, सतर्कता बनाए रखनी जरूरी है। बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक बैठक के दौरान आरएसएस के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबाले ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हमें इससे आचरण में लाना चाहिए, यह हिंदू एकता और लोक कल्याण के लिए जरूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि पिछले साल से इस बार आरएसएस की शाखाएं ज्यादा बढ़ी हैं। पूरे देश में संघ की 72,354 शाखाएं चल रही हैं। वर्तमान हालात में एकता बनाए रखनी जरूरी है। कई जगह धर्मांतरण हो रहे हैं। गणेश पूजा और दुर्गा पूजा के समय हमले हुए हैं। इन मामलों में अपनी रक्षा भी करनी चाहिए और एकता भी बनाए रखनी चाहिए, जिससे शांति बनी रहे। उन्होंने कहा कि ओटीटी को लेकर कानून और नियम आने चाहिए। मुगल कुत्ते कटेंगे बटेंगे तो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा। तो इतिहास कहता है, आप हम तो कहते हैं, जब जब हिंदू भावों को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल के भाषा में ऐसे आपने जो कहा तो हो सकता है। मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर सिर्फ भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए ये कहता। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मनीष अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, जिस प्रकार से बटेंगे तो कटेंगे यह नारा जो है उपचुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है, या तो यह अभी जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव हुआ उसमें भी यह नारा काफी चला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से यह नारा दिया गया और इसे अब आरएसएस के सरकारवाह जो होसबोले हैं उनकी ओर से समर्थन दिया गया है। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो नारा दिया है कटेंगे तो कटेंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंसा की तरफ प्रेरित करते। उनका कहना है कि हिंदू समाज को संगठित रहना होगा। पिछले कुछ दिनों में हिंदुओं के धार्मिक आयोजन और पूजा घटनाएं हो रही है, पथराव हो रहा है, आगजनी हो रही है, लोग अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, इस भारत में कश्मीरी पंडितों के संग कश्मीर में क्या वो संगठित नहीं थे। अगर एक विपक्ष ये चाहता है कि मुस्लिम वोट संगठित होकर पड़े, ऐसा होता मुस्लिम खुलेआम बोलते कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, तो भाजपा को भी ये पूरा अधिकार है कि वो अपने वोटर्स को संगठित होने का संदेश दे। हम सब जानते हैं कि एक लकड़ी को हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो 10 लकड़ियों का गट्ठर हो जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल है। तो
तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने समाज को संगठित होकर एक संग रह के समस्याओं को लड़ने का संदेश दिया है। और मुझे लगता है उनका ये नारा देश की जनता ने गाना पसंद करा है और भी हर कोई समाज और उसके सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मनीष जी, जो आपने नारे की बात कही, तो बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर के चुनाव में गए, हरियाणा चुनाव में भी गए। जम्मू कश्मीर में उनका इस नारे के साथ 80 से 90% के आसपास ट्रैक रिकॉर्ड रहा। क्या यह जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, इसमें भी यह नारा काम करेगा? ये नारा जो है भारत के हर चुनाव में हर कोने में काम करेगा, क्योंकि ये एक जन सामान्य को संगठित करने का इसको गलत पेश में नहीं देखना चाहिए। विपक्ष इसे गलत परिपेक्ष में लेके आ रहा है। देखिए, यूपी के विधानसभा चुनाव होते हैं, मायावती कहती है हम दलित मुस्लिम के वोट चाहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि हम एमवाई फैक्टर मुस्लिम यादव के वोट चाहते हैं। तो जब ये कह सकता है तो जो पक्ष में पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, तो अपने वोटरों को एकजुट होने का संदेश क्यों नहीं दे? अगर विपक्ष की बात सांप्रदायिक नहीं है तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ की बात भी सांप्रदायिक नहीं है। इसे सांप्रदायिक लहजे से नहीं देखना चाहिए। समाज को ये समझना चाहिए कि अपनी विचारधारा के संग संगठित रहना होगा। आप देखा बोर्ड ने ये क्लेम करा है कि पार्लियामेंट हमारा है, वो कहते हैं जनजाति मस्जिद उनकी है। जब राम जन्मभूमि को भी वो क्लेम करते हैं तो भी उसे 30 साल की मेहनत के बाद कोर्ट से जीत के आना पड़ा था। इसलिए आपको समाज में एक चेतना जागृत करनी होगी। आप देखिए, बांग्लादेश में अगर हिंदू अल्पसंख्यक था तो उसके संग शुरू हुआ है। तो जहां भी हिंदू समाज है उसे संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा और उसको लड़ने के लिए प्रेरित करना है आगे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। ये मुझे सौभाग्य है कि योगी आदित्यनाथ जी है और जनता इस अभियान में उनके साथ जुड़ रही है। मनीष जी, जो लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से भाजपा को झटका लगा था और यह भी खबरें सामने आई थी कि आरएसएस और बीजेपी में उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो सब ठीक नहीं चल रहा। लेकिन अब दोबारा से हरियाणा चुनाव के बाद या जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद फिर से आरएसएस और बीजेपी एक ही पिच पर आते हुए दोबारा नजर आ रहे हैं। तो क्या जो आगामी उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है, महाराष्ट्र का, झारखंड का जो चुनाव है, उसमें भाजपा और आरएसएस के एक ही मंच पर आने से कितना फायदा भाजपा को राजनीतिक तौर पर हो सकता है? देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यूपी के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में भाजपा आरएसएस साथ नहीं थे, क्योंकि भाजपा आरएसएस अगर साथ नहीं होते तो मध्य प्रदेश में सारी सीटें कैसे जीतती भाजपा, दिल्ली में कैसे जीतती। तो इसलिए हमें यह मानना चाहिए कि हो सकता है कुछ मतभेद रह सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होंगे, ये हमेशा साथ थे। लेकिन भाजपा अपनी गलतियों से बहुत जल्दी सीखती है। भाजपा को लोकसभा चुनाव में जो समस्या हुई, भाजपा ने उसे तुरंत सही करने की कोशिश करी और हरियाणा के चुनाव में लाके दिखा दिया कि हम अपनी गलतियों से सीख के कितनी जल्दी इम्प्रोवाइज कर लेते। यही होता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे गलती नहीं होती, लेकिन वो जितनी जल्दी इम्प्रोवाइज करता है वही उसकी सफलता का परिणाम निर्धारित करता है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने बताया कि भाजपा है वह अपनी गलतियों से सीखती है, इसी के साथ ही जो हरियाणा या जम्मू कश्मीर का हमने चुनाव देखा था, इसमें प्रधानमंत्री की ओर से भी बटेंगे तो कटेंगे इस तरह के नारे, हिंदू शब्दों का प्रयोग भी उनकी ओर से किया गया था। उत्तर प्रदेश के प्रचार के दौरान भी क्या इसी तरह के शब्द प्रयोग होते हमें दिखेंगे? देखिए, आपकी आवाज कट के आ रही थी, मैं जितना समझ पाया हूं मैं ये कह रहा हूं, नारे का कोई कैसे प्रयोग करता है, किस संदर्भ में प्रयोग करता है, ये उसको व्यक्तिगत रूप से देखना चाहिए। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो आहवान समाज को संगठित करने के लिए है, जोड़ने के लिए है, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, और ये कोशिश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो सांसद के रूप में और मठाधीश के रूप में ये काम हमेशा से वो करते रहते थे। उन्होंने समाज को हर जगह संगठित करने का काम करा है। आज वो इस पद पे है तो ये काम कर रहे हैं और वो निस्वार्थ भाव से इस काम को पूरे जीवन करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे।
बिल्कुल, हिंदुओं को संगठित करने का काम उनकी ओर से किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। हाल ही में बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत का जनता पर भड़कने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने वायरल किया है। वहीं वीडियो वायरल होते ही रामनिवास रावत के बचाव में मंत्री सारंग उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि रामनिवास रावत वरिष्ठ नेता हैं और विजयपुर से अपनी जीत हासिल करेंगे। मंत्री सारंग ने कहा कि हम बुधनी और विजयपुर दोनों विधानसभाओं से जीतेंगे। मंत्री सारंग ने कांग्रेस पर डर्टी पॉलिटिक्स करने का इल्जाम भी लगाया है। रामनिवास रावत जी बहुत सीनियर लीडर है और उन्होंने विजयपुर की बहुत ही ईमानदारी के साथ सेवा की है। निश्चित रूप से विजयपुर की जनता भी रामनिवास रावत जी को और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताने के मन बना चुकी है। डबल इंजन की सरकार की विकास की जो धारा है वो विजयपुर में बहुत तीव्र गति से पहले ये पहुंचे, ये जनता का पूरा मन है और जनता पूरी तरह भाजपा के साथ है। अब देखिए, हारे हुए लोग और क्या करेंगे। रिजल्ट आने के बाद कहीं ना कहीं पिटीशन भी तो कांग्रेस को दायर करनी है, तो उसका बेस बना रहे हैं। कांग्रेस इस तरह नकारात्मक राजनीति के स्थान पर सकारात्मक राजनीति यदि करेगी तो शायद उसको कुछ फायदा होगा। मुख्य मुद्दा यह है कि जनता आपके साथ नहीं है। आप बिना बात के केवल डर्टी पॉलिटिक्स करना और इस तरह से इल्जाम लगाकर अपनी राजनीति चमकाना, इसी से तो कांग्रेस का ये हाल हुआ है। ये कमल पटेल जी ने कहा था जनता से कि हमें वोट मत देना, तो जनता ने उन्हें वोट नहीं दी। अभी वो घर बैठे हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के दूसरे दम्भी नेता जो है, अगर ये बात कह रहे हैं कि हमें वोट मत देना, तो जनता उन्हें भी घर बिठा देगी। ये जो है गुलदस्ते से चुराया हुआ जो नेतृत्व होता है, भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के नेता तो बचे नहीं है, तो दूसरे की बगिया में घुस घुस के फूल चुराते हैं। तो अब वो जो फूल ले गए हैं वो कह रहा है कि खाद मत डालो, तो जनता नहीं डालेगी। पर विश्वास सारंग जी से जब इस बात को पूछा तो उनका कहना है कि रामनिवास रावत जी वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस डर्टी पॉलिटिक्स करती है। अच्छा, ये वीडियो कांग्रेस के कहने से उन्होंने कहा है कि हमें वोट मत देना, डर्टी पॉलिटिक्स किससे? सारंग जी के कहने से कहा है। सारंग जी को ये भी बताना चाहिए। बड़ी जबरदस्त खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कृष्णा शर्मा संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं। कृष्णा, वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो को भाजपा की ओर से रामनिवास रावत के वीडियो को 2018 का बताया जा रहा है और कांग्रेस इसको लेकर लगातार हमलावर है, क्या कुछ अपडेट है? माफ कीजिएगा कृष्णा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो खबर मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर है, जहां हाल ही में भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत का जनता पर भड़कने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने वायरल किया है। वहीं वीडियो वायरल होते ही रामनिवास रावत के बचाव में मंत्री सारंग उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि रामनिवास रावत वरिष्ठ नेता हैं, वह विजयपुर से अपनी जीत हासिल करेंगे। मंत्री सारंग ने कहा कि हम बुधनी और विजयपुर दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में विजयी होंगे। साथ ही मंत्री सारंग ने कांग्रेस पर डर्टी पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी लगातार देखी जा रही है, जहां रोज रोज नए बयान, आरोप प्रत्यारोप नेताओं की ओर से निकलकर सामने आ रहे हैं। हाल ही में बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत का जनता पर भड़कने का भी एक वीडियो वायरल हुआ। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कृष्णा शर्मा संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं। कृष्णा, रामनिवास रावत का वीडियो वायरल हुआ, भाजपा ने इसे 2018 का पुराना वीडियो बताया है, जबकि कांग्रेस इस पर हमलावर है, क्या कुछ जानकारी है?
बिल्कुल देखिए, जिस तरह से मंत्री रामनिवास रावत का वीडियो वायरल हो रहा है, जब वो झूठ बोलती गए और जनता उनका विरोध कर रही है कि 5 साल में अभी दर्शन हुए हैं, उसका वो वीडियो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब मंत्री विकास सारंग के तो उन्होंने कहा कि ये घटी पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही है और दोनों सीट जीतेगी बीजेपी। वहीं बीडी शर्मा से जब ये सवाल पूछा गया, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, तो उन्होंने इस वीडियो को 2018 का बताया है। बीडी शर्मा का कहना है कि जब रामनिवास रावत कांग्रेस में थे उस टाइम का ये वीडियो है। कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको लेकर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से कमल पटेल ने कहा था कि मुझे जनता की जरूरत नहीं है और जनता ने उन्हें घर बैठा दिया था, इसी तरह रामनिवास रावत का भी हाल होने वाला है और जनता उन्हें घर दिखाने वाली है, इसलिए वो झिड़क रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये वीडियो वायरल हो रही है, चुनाव है, लगातार आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी पूरे बचाव में है, दूसरी तरफ कांग्रेस आक्रामक मूड में आ गई है। कृष्णा, इसको लेकर उमंग सिंगार ने यह वीडियो जो वायरल किया, इसको लेकर कांग्रेस की ओर से यह भी किया गया है कि हमारी बगिया से फूल चुरा कर ले गए हैं और अब वो फूल गुल खिला रहा है। ऐसे में जब वो फूल जो अब भाजपा में रामनिवास रावत हैं और भाजपा के ही टिकट से अब वह चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में उनके ऊपर पुराने वीडियो वायरल करने के मायने क्या हैं? कृष्णा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार फिर से सवाल दोहराइएगा। जी, मैं अपना सवाल दोबारा दोहराता हूं। जैसा कि कांग्रेस की ओर से कहा गया कि हमारी बगिया से फूल चुराकर भाजपा ले गई और अब वह फूल वहां गुल खिला रहा है भाजपा में, लेकिन भाजपा की ओर से यह कहा जा रहा है कि रामनिवास रावत जब कांग्रेस में थे तब यह वीडियो वायरल हुआ। तो पुराने वीडियो वायरल करने के मायने क्या हैं? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है उसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि रामनिवास रावत कांग्रेस में थे, क्योंकि बीजेपी में कोई प्रत्याशी नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए लगातार उनके कार्यकर्ताओं को, उनके पदाधिकारियों को बुला करके चुनाव लड़ाया जा रहा है, उन्हें पद की लालचा दी जा रही है। वहीं इस वीडियो को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का कहना है कि ये वीडियो उस टाइम का है जब रामनिवास रावत कांग्रेस में थे, 2018 का वीडियो है और जो कि बीजेपी अभी कांग्रेस अभी वायरल कर रही है। तो कहीं ना कहीं वीडियो पर अब सवाल उठने लगे हैं और इस पर लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष किया जा रहा है। बिल्कुल, एक दूसरे पर कटाक्ष लगातार हमें देखने को मिल रहा है। रामनिवास रावत जो अब भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में उनकी ओर से नामांकन भी किया गया, लेकिन नामांकन में कोई बड़े नेता पहुंचने की आशंका थी, बाद में नहीं पहुंचे, इसके क्या कारण रहे? देखिए, वो खुद मंत्री हैं और ऐसे में जब चुनाव होगा और जब वोट मांगने जाएंगे तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री सहित जो बड़े मंत्री हैं वो वहां मौजूद रहेंगे। अब व्यस्तता चूंकि चल रही है और मुख्यमंत्री को दिल्ली या कि अलग अलग क्षेत्र में जाना पड़ रहा है, ऐसे में बीजेपी कह रही है कि जब वहां पूरी तरह से चुनाव और प्रचार का टाइम आएगा, जिस तरह से स्टार लिस्ट भी जारी की गई है बीजेपी की ओर से, तो सारे जो दिग्गज हैं वो वहां पे दिखाई देंगी। ठीक, बहुत शुक्रिया कृष्णा, जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबर सक्ती जिले से है, जहां नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के आते ही अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और 1 साल के अंदर ही बलौदाबाजार में एसपी और कलेक्टर कार्यालय को जला दिया गया। कवर्धा में पुलिस ने हिरासत में युवक को पीट कर मार डाला। साथ ही उन्होंने सूरजपुर हत्याकांड को लेकर कहा कि पुलिस स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रही। बीजेपी के संरक्षण में अपराधी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है।
जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनी है तब से ये चौथी ऐसी घटना है जिसका सीधा सीधा ब्लेम करना चाहिए, आरोप कहना चाहिए या जो भी आरोप लगाना है पुलिस वालों पर सीधा सीधा आरोप लगता है। चाहे वो बलौदा बाजार घटना हो, पुलिस और प्रशासन के निष्फलता के कारण हुई है। कवर्धा की घटना में पूरी तरीके से प्रशासन जवाबदार है। तीसरी घटना सूरजपुर में हुई, वो भी पुलिस वालों के साथ, पुलिस वालों के बच्चों को मारा जा रहा है और पुलिस वालों का खून नहीं खुल रहा है। और ये चौथी घटना बलरामपुर में हुई जो पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ के सरकार को नाकाम साबित करती है। ऐसा लगता है कि पूरे अराजकता का राज्य चल रहा है। आने वाले दिनों में कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर कानून व्यवस्था की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की साई जी की सरकार पूरी तरीके से निष्फल रही है और उनका पूरा काम नाकाम रहा है। 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।